हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में 10 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रस्तुत हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखिए और उसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। समय को बचाने के लिए मैंने उत्तर आपके सामने पहले ही प्रोजेक्ट कर रखे हैं। आप मिलाते चलिए कि आपने जो बनाए वो सही है या नहीं, जो होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो सबसे पहला सवाल है, क्रिस्टल में घटक कणों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जिस बिंदु से दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये तो परिभाषा था, वो थे जालक बिंदु। अगला सवाल, जालक बिंदुओं का नियमित त्रिविमीय संरचना को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टल लैटिस। करेक्ट, ये भी परिभाषा से रिलेटेड है। अगला सवाल देखिए, यूनिट सेल क्या है, जिसको एकक कोष्ठिका हिंदी में कहते थे। तो इसका परिभाषा था, ये सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनता है। चलिए 3 सवाल हो गए। अगला सवाल देखिए, ये समझने वाली है, यूनिट सेल के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो इसके उत्तर सही हैं 2, लेकिन बहुत सारे लोग इसके उत्तर आपको बता देंगे 4, और मैं आपको बताता हूँ 4 कैसे गलत है। देखिए, आपको जैसा कि बताया गया है कि यूनिट सेल जो है वो होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सिंपल और एक होता है सेंटर्ड। सिंपल मतलब सरल, सेंटर्ड मतलब केंद्रित एकक कोष्ठिका। सेंटर्ड होता है अगेन 3 प्रकार के, जिसमें एक होता है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा फेस सेंटर्ड और तीसरा एंड सेंटर्ड। तो अगर सारे यूनिट सेल को देखी जाए यहाँ यूनिट सेल के प्रकार को, तो ये 2 ही हैं, एक और एक, ये 2। लेकिन जो 4 लॉजिक दे रहे होते वो इनको गिनती कर देते हैं, 1 2 3 और 4, और यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो तो 2 ही है ना, 1 और 1 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा केंद्रित यूनिट सेल का प्रकार नहीं है। तो इसके उत्तर होंगे कॉर्नर सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये बनावटी नाम है। अगला, सरल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में घटक कण कहाँ स्थित होते हैं। तो ये होते हैं केवल कोनों पर, केवल कोनों पर। अगला सवाल देखा जाए, केंद्रित यूनिट सेल में घटक कण कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो इसके उत्तर हैं कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी, ये भी परिभाषा से संबंधित है। अगला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अतिरिक्त कण कहाँ होता है। तो इसके उत्तर है बॉडी के ठीक बीच में, बिल्कुल सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अतिरिक्त कण कहाँ स्थित होते हैं। तो सभी फलकों के केंद्र पर। कितने फलक होते हैं, कुल 6, याद रखना है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में अतिरिक्त कण कहाँ स्थित होते हैं। तो इसके उत्तर हैं आमने सामने वाले 2 फलकों के केंद्र पर। अब केमिस्ट्री के सवाल हुए समाप्त, अब फिजिक्स के भी आंसर मिला लीजिए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो इसका उत्तर है उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल। अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र है E बराबर F/Q। इस पे क्वेश्चन भी लगाए गए थे। अगला, सूत्र E बराबर F/Q में Q क्या दर्शाता है। तो इसका उत्तर है परीक्षण आवेश। अगला, सूत्र E बराबर F/Q में F क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है परीक्षण आवेश पर अनुभव किया गया बल। अच्छा, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक के कर लूँ, वो ये कि बहुत लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि सर परीक्षण आवेश कैसे होगा, क्योंकि परीक्षण आवेश को तो +Q0 से डिनोट किया जाता था, लेकिन ये तो +Q0 नहीं है। तो ये +Q0 नहीं है, ये हमें जानकारी में है, लेकिन ध्यान रहे कि हमें पता है कि एक स्रोत आवेश होता है और इसी के कारण कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि ये उत्पन्न कर रहा है तो इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। और इसी के अंदर कहीं पर चार्ज रखते हैं स्मॉल q, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज, हाँ, वो दूसरी बात है कि सबसे बेहतर तब होगा जब इसके जगह पर आप +Q0 को डालें, +Q0 को, वो सबसे सुपीरियर माना जाएगा, वो जो है सबसे सुपीरियर माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
परीक्षण आवेश आदर्श रूप से क्या होता है, तो ये बहुत छोटा धनात्मक आवेश होता है जो स्रोत आवेश के वितरण को प्रभावित न करता हो। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को क्या कहते हैं, तो वो होता है स्रोत आवेश। ये परिभाषा ही था, देखिए यहाँ पे बात भी किया गया है, यही है सोर्स चार्ज, क्योंकि इसने ही इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया है, ये अंदर का जो इलाका है। अगला सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कई आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र व्यक्तिगत क्षेत्रों का सदिश योग होता है। बस आप सदिश योग ध्यान में रखिएगा, जहां भी अध्यारोपण का सिद्धांत आवे बस सदिश योग को ध्यान में ले आना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका उत्तर है न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह था। और अंतिम सवाल, यदि परीक्षण आवेश Q ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये होगा Q पर बल की दिशा के विपरीत। अब इसका मतलब समझिए, ये 10वां जो सवाल है ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। तो क्वेश्चन है, यदि परीक्षण आवेश Q ऋणात्मक, देखिए ये जो आवेश Q है ये ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज तो खैर होगा ही, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। और इसको प्लस मानिए, प्लस ही मानना पड़ता है। अब ये Q जो यहाँ रखा है ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस वाला को अपना तरफ खींच लेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब खींच लेगा तो हमेशा याद रखिएगा, प्लस जो चार्ज होता है इससे विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है चारों तरफ। ये क्लास में मैं डिस्कस करूँगा तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र जो आपका है वेक्टर E, ये बाहर की तरफ निकलेगा, हमेशा ध्यान में रहे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर वेक्टर E प्लस Q निकालता है, जो कि दिख भी रहा है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो Q पर बल लगेगा वो वेक्टर E के विपरीत लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन है बाहर, लेकिन इस पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, तभी तो ये अंदर आ रहा है। तो बल है अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन बी लगाया टिक, जिसमें ये कह रहा है कि Q जो है वो बल की दिशा के विपरीत होगा।